हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 29वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 28 वीडियोज करा दी है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोज को क्रम से जरूर देख लीजिए। आज पढ़ने वाले हम एनसीईआरटी पर्सन हमने जो कल वाली वीडियो थी उसमें हमने 11 तक पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। इनके किरण आरेख वैसे मैंने आपको बनाने सिखाए थे। अवतल दर्पण 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण 2 प्रकार के। तो यहाँ पे दर्पण वाला आया है तो वे आपको याद होने चाहिए। अपनी नोटबुक खोल के रख सकते हो आप। अवतल दर्पण कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वो क्वेश्चन उसी से संबंधित है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण दिया हुआ है और उसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। हमें प्रतिबिंब चाहिए सीधा। हमने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, 5 तो वास्तविक व उल्टे और 1 बनाता है आभासी व सीधा। तो हमें छठी स्थिति में पढ़ा था हमने, जब प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनना था। तो हमें सीधा बनाना है तो वस्तु की स्थिति तो हमें पता चल गई कहाँ पे रखनी है। फोकस में ध्रुव के बीच रखी जाती है वस्तु, तब जाके प्रतिबिंब बनता है हमारा सीधा। फिर पूछा है आगे, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या है। बिंब मतलब प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव से हमें परिसर पूछा है, उसकी दूरी पूछी है किस रेंज में होगा, मतलब वो। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर आभासी है, ये हमें प्रकृति बतानी है। और प्रतिबिंब बिंब से छोटा है या बड़ा, मतलब प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु से छोटा है या फिर बड़ा, ये बताना है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाना है। तो हमें क्या दिया है, अवतल दर्पण। सबसे पहले तो हम अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके उभरे हुए तल पे कलाई होती है। ये होता है इसका ध्रुव और यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है इतनी दूरी पे वक्रता केंद्र और इस तरीके से होता है अनंत। अब हमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा चाहिए। हम 6 स्थिति में वस्तु को रखते हैं। एक बार अनंत पे रखते हैं, एक बार यहाँ रखते हैं 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। तो जब हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तब प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। तो वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया। ये आपके दिमाग में खुद आना चाहिए, जब हमें सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को यहाँ पे रखेंगे। क्वेश्चन में नहीं बताएगा वो हमें। अब हमें क्या करना है, प्रकाश की किरण लेके जानी है, इस तरीके से जाएगी। तो प्रकाश की किरण हमने क्या पढ़ा था, समांतर जाएगी तो फोकस से आएगी। परावर्तित किससे होगी, ये फोकस से। इस तरीके से वापस चली गई। दूसरी हम प्रकाश उससे लेके जा सकते हैं वक्रता केंद्र सी से। इसे उसमें कहते हैं हम, उसमें वैसे वक्रता केंद्र होते हैं लेंस, लेकिन लेंस में 2 होते हैं। अब हम प्रकाश की किरण कहां से लेके जाएंगे, वक्रता केंद्र से। इस तरीके से जाएगी और लौट के ऐसे ही वापस आ जाएगी। अब हमें प्रतिबिंब कहां बनाना है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब हम इन दोनों रेखाओं को पीछे मिलाएंगे, जहां पे टच करेगी वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। वस्तु है ए और बी, प्रतिबिंब है a', b'। अब उसने हमसे पूछा गया है, हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हमारा चित्र तो बन गया। फोकस दूरी दी थी उसने 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकस से लेके दर्पण के ध्रुव तक ये बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या है उसने, सबसे पहले उसने पूछा था बिंब का। बिंब क्या है, वस्तु। ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब। यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो है हमारी वस्तु और ये क्या है हमारा प्रतिबिंब। तो उसने पूछा है बिंब का दर्पण से दूरी। ये है बिंब और ये है दर्पण से दूरी का परिसर। इसके बीच की दूरी क्या है, हमने देखो क्या पढ़ा है, यहां से यहां तक की दूरी तो है 15 सेंटीमीटर। तो ये दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होगी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, उसने क्या पूछा है, बिंब का दर्पण से दूरी परिसर। तो हम लिखेंगे बिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित है, कम दूरी पर स्थित है। यहां तक तो हमारा ये हो गया। आगे क्या पूछा है उसने, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है तो इसकी प्रकृति क्या है, आभासी। हमें बतानी है प्रकृति। तो इसमें हम क्या बताएंगे, प्रतिबिंब आभासी व सीधा है। प्रतिबिंब
प्रतिबिंब आभासी, आभासी व सीधा है, आभासी व सीधा है। और आगे क्या पूछा है हमसे, और पूछा है हमसे प्रतिबिंब बिंब से छोटा है या बड़ा। तो इसका आकार क्या है, यो वस्तु है, यो प्रतिबिंब है, तो इसका आकार क्या है, बड़ा। तो हमें बताना है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा। आंसर में लिखेंगे हम वस्तु से बड़ा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें क्या कहा है, निम्न स्थितियों में दर्पण का प्रकार बताइए। जो स्थिति है इनमें हमें दर्पण का प्रकार बताना है एवं उत्तर का कारण भी बताना है कि हम इस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में कहा है किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप मतलब हेडलाइट में हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, पहले तो हमें ये बताना है और फिर हमें कारण भी बताना है कि हम इसी दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। सेकंड में हमसे क्या पूछा है, किसी वाहन का पार्श्व या फिर पश्च दृश्य दर्पण, जो उसके साइड में लगा होता है साइड मिरर, उसका उपयोग हम उसमें कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये दो, एक क्वेश्चन और है इसका सी, तो इन दोनों में हमें आंसर बताना है। तो जो कार का अग्रदीप होता है, अग्रदीप क्या होता है, हेडलाइट। आपने कार देखी होगी, जैसे कि कोई कार है तो उसके यहाँ पे जो साइड में लाइट होती है उनमें कौन से दर्पण का उपयोग होता है, ये पूछना चाह रहा है। इन्हें बोलते हैं हम हेडलाइट। तो इन हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। याद रखना किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। अब इसका हमें कारण भी बताना है कि अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है, किसी और दर्पण का क्यों नहीं होता। तो हम कारण में बताएंगे, ये हमने टॉर्च में भी पढ़ा था, जो टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो जो अवतल दर्पण होता है ना, वो प्रकाश को क्या कर देता है, पूरी तरीके से परावर्तित कर देता है, फैला देता है। इस वजह से हम इसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कारण में हम लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अवतल दर्पण प्रकाश को परावर्तित करके फैला देता है। बहुत सारी लाइट मतलब बहुत अच्छी रोशनी आती है, अगर हम अवतल दर्पण उसमें ना लगाए तो इतनी अच्छी रोशनी नहीं आएगी, फैला देता है, ये इसका कारण है। अब हमें बी में पढ़ना है, किसी वाहन का पार्श्व या फिर पश्च दृश्य दर्पण में उपयोग हम किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा चुकी हूँ। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं हम, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हमें कारण बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो अब यहाँ पे बताएंगे हम कारण। तो इसका कारण क्या है, इसके कारण में हम लिखेंगे क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना सकता है और पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में हमारी मदद कर सकता है। और हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनने का ये फायदा होता है, पीछे जितने भी सब कुछ है, मतलब जितने भी वाहन खड़े हैं तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं। अगर ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता तो बस एक ही वाहन का प्रतिबिंब बनता, उसके पीछे के हमें दिखाई ना देते। तो ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब बहुत लंबी लाइन जो है वो भी हमें दिखाई दे जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बस आप ये याद रखना, इसका वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा व सीधा, तथा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब सी में इसका क्वेश्चन था, एक होती है सौर भट्टी। तो सौर भट्टी में हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, नंबर सी,
तो जो सौर भट्टी होती है, सौर भट्टी में भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अब हमें इसका भी कारण बताना है कि इसी का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसके कारण में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश को जब मतलब सारे प्रकाश को केंद्रित कर लेता है और ताप प्रदान करता है वस्तु को। तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण सौर भट्टी पर पड़ने वाले प्रकाश को केंद्रित कर लेता है, मतलब फोकस कर देता है, केंद्रित कर लेता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।